तो ये कहानी है हमारे हीरो फैंग हांग की। तो अब ज्यादा स्टोरी को स्पॉइल किए बिना हम शुरुआत से इस कहानी को देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत एक बड़ी सी सिटी से होती है और इस सिटी में फैंग फैमिली राज करती है। अब वैसे तो यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति को फैंग फैमिली का ही माना जाता है, पर फिर भी यहाँ लोग पोस्ट और पावर को ज्यादा देखते हैं। जो जितना स्ट्रांग होगा उसकी उतनी इज्जत होगी। तो अब हर सिटी की तरह यहाँ भी एक डोजो था जहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। वैसे उन सभी ने अभी अभी ही उस डोजो में एडमिशन लिया था, इस कारण किसी को भी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी। इसके बाद हम अपने हीरो फैंग हान को देखते हैं जो कि वहाँ डिसाइपल्स के साथ नहीं खड़ा हुआ था। दरअसल उसे उस सिटी में घोड़ों की देखभाल करने के लिए रखा गया था। सीधी भाषा में वो सिर्फ उनका एक नौकर है। अब वहाँ एक मास्टर आते हैं जो कि उन सभी डिसाइपल्स को बताते हैं कि हमारी पावर टोटल 18 लेवल में बटी हुई है। शुरू के 3 लेवल हेल्थ, स्ट्रेंथ और मूव से रिलेटेड हैं। अब इसके बाद वो एक डिसाइपल को उनके ऊपर अटैक करने को कहते हैं, लेकिन वो डिसाइपल उन्हें हाथ भी नहीं लगा पाता। अब मास्टर उन सभी से कहते हैं कि नॉर्मल आदमी 4, 5, 6 और 7 लेवल पर भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है, लेकिन अगर कोई 5th लेवल पर पहुंच जाए तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। वो बताते हैं कि उन्होंने अभी अभी 5th लेवल की पावर का यूज किया था। वो कहते हैं कि अगर वो 8th लेवल की पावर का यूज करते तो वो डिसाइपल अभी जिंदा भी नहीं होता। अब इसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि 8 और 9 लेवल साइकिक लेवल होते हैं और 10वें लेवल को डाइटिस कहा जाता है। पर इसके बारे में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद अभी 9th लेवल को पार नहीं कर पाया हूँ। पर अगर कोई 10वें लेवल पर पहुंच जाता है तो वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि एक साथ अगर 5 हाई लेवल गॉड्स पे उस पे हमला करे तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मास्टर की बात सुनकर वहाँ पे खड़े डिसाइपल्स बहुत शॉक हो जाते हैं, साथ ही इससे हमारा हीरो भी बहुत शॉक होता है। अब उन सभी को शॉक देखकर मास्टर उन्हें बताते हैं कि तुम सब इतने में ही शॉक हो गए, अभी आगे तो सुन लो। 10वें लेवल के बाद वो कल्टीवेटर सीधे अवतार रिल्म में पहुंच जाता है और उस रिल्म में आकर उस कल्टीवेटर को अपने हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन को अपने माइंड तक लेकर जाना होता है और इसमें कई तरह के एलिमेंट्स को अपने काबू में कर वो बनता है एक इमॉर्टल। वैसे अगर कोई इतना कर लेता है तो वो फैंग फैमिली के मास्टर की पोस्ट पे आ जाएगा। अब वो उन्हें यह बात बता ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उस सिटी की प्रिंसेस आ जाती हैं जिनका नाम मिसेस फैंग किंगवे था। अब वो भी मास्टर की बातों को स्पॉट कर रही थी और सभी डिसाइपल्स को मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर रही थी। पर अब उसके साथ आया एक मोटा सा आदमी उससे कहता है कि प्रिंसेस आपको शिकार के लिए भी जाना है तो चलिए, वरना आप डिनर के लिए लेट हो जाएंगी। उनकी बात सुनकर हमारा हीरो सोचता है कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि प्रिंसेस शिकार पे जाने वाली है। मैंने अभी तक स्नोई को तो खाना दिया ही नहीं। और इतना कहकर वो वहाँ से भागता है। दरअसल स्नोई प्रिंसेस के घोड़े का नाम था और फैंग हांग घोड़े की देखभाल का काम ही करता है, लेकिन अब उसे किसी ने बताया ही नहीं था कि उसे घोड़े को तैयार रखना है। अब इसी वजह से प्रिंसेस उसे कोड़े मारने की सजा दे देती है, लेकिन जब उसे कोड़े पड़ रहे थे तब उसे अपने फादर की बात याद आ रही थी। दरअसल उसके फादर भी कभी फैंग फैमिली की गुलामी किया करते थे। वो फैंग हान को कहते थे कि बेटा ये बात हमेशा याद रखना कि कभी जरूरत पड़े तो भीख मांग लेना, लेकिन किसी की गुलामी मत करना। अब ये सोच कर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। और फिर प्रिंसेस उसे सिल्वर स्टोन के कुछ टुकड़े दे देती है उसे इतना इंटरटेन करने के लिए, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ समय बाद रात के टाइम पर हम एक आदमी को देखते हैं। वो बाय हाई चैन था। अब वो जंगल से भागते हुए जा रहा था क्योंकि डोजो में सभी डिसाइपल्स को पढ़ाने वाले मास्टर उसका पीछा कर रहे थे और उनके साथ कुछ सोल्जर्स भी थे। अब उन सभी ने उस आदमी को घेर लिया था। इसके बाद वो मास्टर उस आदमी से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो पावर, एलेक्सर और ड्रैगन पेंटिंग है वो हमारे हवाले कर दो और हम इसके बदले तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन अब वो आदमी उस मास्टर को साफ मना कर देता है, जिस वजह से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब वो आदमी ऑलरेडी 10th लेवल पर था, इसलिए वो मास्टर उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम हमारे हीरो मतलब कि फैंग हांग को देखते हैं जो कि अभी एक सी के किनारे फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था। ये सब वही मूव्स थे जो उसने दूर से छिप छिप के देखे थे, पर अब हर मूव के साथ उसे वो कोड़ों का दर्द अपनी फादर की बात याद दिला रहा था। और फिर वो फैसला कर लेता है कि मैं इस तरह एक जगह ही जिंदगी नहीं काटूंगा, मैं भी इस दुनिया की सैर करूंगा। इसके बाद सीन फिर से बाय हाई चैन के पास आ जाता है क्योंकि अभी भी वहीं भाग रहा था, लेकिन फिर उसे फिर से फाइट स्टार्ट करनी पड़ती।
जिसमें उसका जीतना पक्का था। पर तभी वहाँ प्रिंसेस फेंग जिंग सुई आ जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जिंग सुई ऑलरेडी अवतार रिल्म में पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से उनकी सुपर नेचुरल पावर एक्टिवेट हो चुकी है। तो अब बाय हाईचैन उनसे फाइट करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसलिए अब वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जिंग सुई तो हवा में थी, वो उसे आराम से कैच कर लेती है। बाय हाईचैन आगे भाग भी नहीं सकता था, इसलिए जब जिंग सुई उसकी तरफ अटैक करती है वो उससे बच नहीं पाता, मगर अचानक से उसके ड्रेस से एक पेपर निकालता है और उसे कवर कर पानी में ले जाता है। जिंग सुई उसका पीछा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसे जाने देती है। लेकिन वो सीधा उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे फेंग हांग प्रैक्टिस कर रहा था। तो अब जैसे ही उसका ध्यान बाय हाईचैन पे जाता है, वो तुरंत उसकी नस चौक करता है। पर हाईचैन ऑलरेडी मर चुका था, क्योंकि जिंग सुई के अटैक की वजह से उसे बहुत चोट आई थी। और अब फेंग हांग इसमें कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे तान कर थोड़ा सामने लाता है। लेकिन तभी हाईचैन के पास से वो एलेक्सर बाहर गिर जाता है, जिसे देखकर पहले तो हमारा हीरो सोचता है कि उसे वो रख लेना चाहिए। लेकिन फिर उसे लगता है कि एक मरे हुए आदमी से चोरी करना तो डूब मरने जैसी बात होगी, इसलिए वो उसे वापस हाईचैन के कपड़ों में रख देता है। इस कारण तुरंत ही वो फिर से जिंदा हो जाता है। पर गलती से वो फेंग हांग को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि फेंग हांग उससे वो एलेक्सर चुरा रहा था। लेकिन फिर वो फेंग हांग की बॉडी पर कोड़ों के निशान देखता है और समझ जाता है कि ये फेंग फैमिली की ही करतूत है। पर अब हाईचैन के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो अपने एलेक्सर को फेंग हांग के हार्ट में सेट कर देता है। साथ ही उसे वो ड्रैगन पेंटिंग भी दे देता है और कहता है कि तुम्हें मेरी मौत का बदला फेंग जिंग सुई से लेना होगा। अब वहीं हाईचैन की डेथ हो जाती है और फेंग हांग से उसके लास्ट वर्ड यही थे कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। अब अगले दिन हर रोज की तरह वो घोड़ों को घास खिला रहा था। तब वहाँ पर वो मोटा आदमी आता है और सबको बताता है कि प्रिंसेस कुछ दिन में दूसरे माउंटेन पर जाने वाली है, इसलिए वो अपने साथ ले जाने के लिए बहुत से स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढ रही है। अब ऐसे ही मजाक में वो फेंग हांग से भी कहता है कि क्या तुम्हें भी हमारे साथ जाना है। पर फिर वहाँ पे सभी लोग फेंग हांग का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। इससे उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब उसे भी स्ट्रॉन्ग बनना था, इसलिए वो सीरियसली प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। तो अब उसे फर्स्ट लेवल जो कि ऑलरेडी क्लियर था, मतलब कि उसकी बॉडी पहले से ही आगे बढ़ने के लिए सही थी। फिर सेकंड लेवल मतलब स्ट्रॉन्ग होने के लिए वो एक स्टोन को पकड़कर एक ही जगह पर खड़ा रहता है। अब इसके बाद थर्ड लेवल जो कि मूव्स के लिए होता है, वो वही स्कूल में छुप छुप कर देखे हुए मूव्स को ट्राई करता है। साथ ही न्यू मूव्स भी उसी तरह छिप छिप कर सीखता है। अब फिफ्थ लेवल की बारी आती है जो कि था बैलेंस। अब वो स्पीड के साथ बैलेंस करने का ट्राई करता है, लेकिन इसके कारण वो अपना मजाक भी उड़वा लेता है। पर वो रुकने कहाँ वाला था, धीरे धीरे वो फोर्थ लेवल को भी हासिल कर लेता है। अब इसके बाद फिफ्थ लेवल में उसे अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा और वक्त के साथ वो उसे भी हासिल कर लेता है। अब इससे वो बहुत खुश था क्योंकि उसने एक महीने में 5 लेवल हासिल कर लिए थे। अगले दिन एक बार फिर उसकी किस्मत उसका साथ देती है, क्योंकि जब आधी रात को वो अपने घोड़े को अपनी ट्रेनिंग की कहानी सुना रहा था, तभी वहाँ पर उस जगह पे काम करने वाले लोग आ जाते हैं जो कि फेंग हांग को परेशान करने के मूड में थे। अब वो उससे कहने लगता है कि तुम रात को घोड़े चोरी करते हो ना। पर फेंग हांग उन्हें बहुत समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब वहाँ वो मोटा आदमी भी आ गया था और वो भी वही बात मान लेता है कि फेंग हांग जरूर चोरी करने ही आया था। लेकिन फिर फेंग हांग उन लोगों को अपनी ताकत का एक नमूना दिखाता है। पर अब फाइट और ज्यादा न बढ़े, इसलिए जिंग सुई वहाँ नीचे आकर उन्हें रोक देती है। वैसे जिंग सुई ने हवा में से सब कुछ देख लिया था, तो अब वो फेंग हांग से उसकी पावर का सीक्रेट पूछती है, जिस पर फेंग हांग उन्हें सच न बताते हुए कहता है कि उसने बहुत साल पहले गलती से एक स्नेक खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन पावर और एनर्जी बढ़ गई थी। अब जिंग सुई भी उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसे पता था कि जंगल में कुछ ऐसे स्नेक्स हैं जिन्हें पावर बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। पर अब फेंग सुई फेंग हांग को माउंटेन्स पर चलने को कहती है और ये देखकर वहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब वो दिन आ गया था जिस दिन वो सभी साथ में उस माउंटेन की तरफ निकलते हैं। तो अब रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है वहाँ पर पहुँचने में। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो उस जगह के कुछ डिसाइपल्स उन सभी सर्वेंट्स को परेशान करने लगते हैं। साथ ही वो सभी क्रेन्स के ऊपर बैठे हुए थे। इस कारण फेंग हांग के साथ वाला घोड़ा जो कि प्रिंसेस का है, वो थोड़ा घबरा जाता है और आसपास भागने लगता है। लेकिन वो डिसाइपल्स क्रेन्स के थ्रू उसे लात मारकर दूर फेंक देते हैं। अब फेंग हांग उसे बचाने जाता है, पर वो पहले ही खाई में गिर चुका था। इस कारण फेंग हांग को बहुत गुस्सा आ जाता है
और वो ऊपर आकर सभी डिसाइपल से कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे घोड़े की जान चले गई। पर इस सब से उन डिसाइपल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो अब फेंग हांग को ही परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ सिंग जुई आ जाती है और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई उनके आदमियों को परेशान करे, इसलिए वो एक एक करके उन सभी डिसाइपल्स को मारने लगती है। अब इसके बाद वहाँ एंट्री होती है जिंग सिताई की। ये लड़का भी सिंग जुई की तरह अवतार रिल्म में है, लेकिन बस थोड़ी अफवाहें फैली हुई हैं कि ये लड़का अपने लेवल जितना स्ट्रांग नहीं है। और ये बात यहाँ सच भी हो जाती है कि सिंग जुई बाकी बचे हुए डिसाइपल्स को भी उसके सामने मार देती है और इसमें जिंग सिताई उन्हें रोक भी नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। अब वहीं पास से उन सभी को एक लड़की देख रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि जिंग सुई फेंग हांग की बहादुरी को देखकर खुश थी, क्योंकि वो अपने घोड़े के लिए उन डिसाइपल से भी लड़ने को तैयार था। अब इसलिए वो उसे वहाँ का क्रेन ऑफिसर बना देती है। अब जिस प्रकार वो अपने घोड़ों की देखभाल करता था, उसी प्रकार उसे क्रेन्स की भी देखभाल करनी है। लेकिन ये पोस्ट बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे, साथ ही इससे उसे सर्वेंट जैसे भी महसूस नहीं होगा। अब सिंग जुई उसे एक चीज देती है जो कि स्पिरिट बीस्ट टोकन था। वो कहती है कि इससे तुम क्रेन्स को समझ पाओगे, और अब वो वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो मोटा आदमी उस टोकन को लेने के लिए फेंग हांग का मजाक उड़ाने लगता है, पर फेंग हांग भी इस बार की अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था। लेकिन जब सभी लोग फेंग हांग की तरफ अटैक करने आ जाते हैं, तभी वो लड़की जो उन पे बहुत दूर से नजर रखी हुई थी, वो वहाँ आ जाती है। अब वैसे तो वो बहुत क्यूट होने के साथ साथ बहुत स्ट्रांग थी, पर फिर भी ये बात अपने हीरो फेंग हांग को तो नहीं पता थी, इसलिए वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है और उसे पीछे रहने को ही कहता है। अब वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन हमें पता है हमारा हीरो फेंग हांग 5th लेवल पर पहुँच चुका है, इसलिए उसे हराना उनके बस की बात नहीं। साथ ही अब फेंग हांग उस मोटे आदमी का मजाक उड़ाता है और उन सभी डिसाइपल से कहता है कि अब तुम मेरी बात मानोगे। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन फेंग हांग अभी वहीं रुका था, क्योंकि वो लड़की उसका नाम पूछती है। साथ ही फेंग हांग भी उससे उसका नाम पूछता है। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की तो एक दूसरे माउंटेन की प्रिंसेस है और उनका नाम है प्रिंसेस सियाओ। अब वो प्रिंसेस से पूछता है कि आपके साथ कोई गार्ड या फिर गाड़ी नहीं आई, तो सियाओ कहती है कि मुझे उन सब की क्या जरूरत, मैं तो खुद का ख्याल खुद ही रख सकती हूँ। अब इसके बाद वो फेंग हांग को इस बीस्ट टोकन के बारे में बताने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें वहाँ पर पहुंचकर इस टोकन पर अपने ब्लड की एक ड्रॉप डालनी होगी, जिससे तुम इसका सही यूज कर पाओगे। अब इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, पर फेंग हांग के मन में यही चल रहा था कि प्रिंसेस इतनी अच्छी भी हो सकती है। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब जिंग सुई ने जिन सिताओं को वहाँ से भगाया था, तो वो सीधा ही एक अजीब सी जगह पर जाता है, जिस जगह पर कोई एल्डर तियाजी रहते हैं। अब वहाँ पहुंचकर वो उन्हें सब बताने लगता है, लेकिन तियाजी कहते हैं कि इसमें गलती तुम्हारी है और इतना कहकर उसे वहाँ से भगा देते हैं। इस सब के बाद हम वापस से हमारे हीरो के पास आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अब वो उस जगह पर पहुँच चुका था जहाँ पर सभी क्रेन्स को रखा जाता है। अब बैरियर के अंदर जाकर उसके सामने एक क्रेन आती है, लेकिन उसे याद आता है कि सियाओ ने उसे उस बीस्ट टोकन पर अपने ब्लड की एक बूंद डालने को कहा था। अब जैसे ही वो उस टोकन पर ब्लड की एक बूंद डालता है, तो अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि वहीं खड़ी उस क्रेन की थी। अब धीरे धीरे हमारे हीरो और उस क्रेन के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसके बाद वो क्रेन कहती है कि हम सबको बाहर घूमने जाना है, हम यहाँ बोर हो रहे हैं। तो अब फेंग हांग उनकी बात मानकर उन सभी को जाने देता है और अपने 20 टोकन से आसपास बने प्रोटेक्शन बैरियर को हटा देता है। अब सभी क्रेन्स के जाने के बाद वो सोचता है कि सच में घोड़ों के ख्याल रखने से तो ये काम बहुत ज्यादा अच्छा है, और फिर वो उस ड्रैगन पेंटिंग को देखने लगता है। लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका काम क्या है। तो अब इसके बाद हम फिर से जिन सिताई को देखते हैं, जो कि इस बार किसी बड़े मास्टर के पास गया था, जिन्हें वो सीनियर हुआ कह के पुकार रहा था। तो अब वो उन्हें बताता है कि करीब 1 महीने पहले वो बाय हाइचेन के साथ फेंग फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने गया था, लेकिन जिंग सुई की वजह से उसका पूरा प्लान खराब हो गया और अब उसे यह लगता है कि शायद वो ड्रैगन पेंटिंग जिंग सुई के पास है। लेकिन इस बात पर सीनियर उसे ये कहकर जाने को कहते हैं कि हमारे पास कोई पक्का प्रूफ नहीं है, और जहाँ तक बात है तुम्हारे डिसाइपल्स की जिन्हें जिंग सुई ने मारा, तो उनका अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब उनकी बात मानकर जिन सिताई वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब सभी क्रेन्स वापस लौट चुकी थी और उस वक्त फेंग हांग कुछ लोगों को उनका खाना लगाने को कह रहा था, पर अब हमारे वाली क्रेन वहाँ आती है, जिसे देखकर फेंग हांग दोनों आदमियों को वापस जाने को कह देता है। तो अब क्रेन फेंग हांग को कहती है
कि मुझे रोज का खाना नहीं खाना है, मुझे आज कुछ अलग ही खाना है। तो अब उसकी बात मानकर फेंग हांग कहता है ठीक है, तो हम जंगल में चलते हैं, वही तुम्हें जो खाना हो खा लेना। तो फिर अब वो क्रेन के ऊपर बैठकर जंगल की तरफ चला जाता है। इसमें भी बहुत मजा आ रहा था, साथ ही बहुत मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन इस कारण वो बहुत दूर पहुंच चुके थे। पर क्रेन फेंग हांग से कहती है कि चिंता मत करो, हम रास्ता नहीं भूलेंगे। लेकिन अब वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पे कुछ दिखता है। तो क्रेन फेंग हांग से बोलती है कि दरअसल ये एविल इंसेक्ट का डार्क फ्यूम है। अब वो दोनों वहाँ से तुरंत ही पूरी स्पीड में भागने लगते हैं। लेकिन जो आदमी उस डार्क फ्यूम को कंट्रोल कर रहा था वो उन्हें देख लेता है और अपना डार्क फ्यूम उनकी तरफ फेंक देता है। अब क्रेन पूरी कोशिश करती है, लेकिन फ्यूम की स्पीड ज्यादा तेज थी, इस कारण वो बच नहीं पाते और क्रेन बेहोश हो जाती है। पर अब इसके बाद फेंग हांग के पास जो ड्रैगन पेंटिंग थी वो अब ग्लो करने लगती है और इसकी वजह से वो फ्यूम अपने आप ही वापस लौट जाता है। और फिर फेंग हांग क्रेन को होश में लाकर वहाँ से पूरी स्पीड में भागते हैं। साथ ही रास्ते में वो उसे इस सब के बारे में किसी को भी बताने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी सोच रहा था कि उसका डार्क फ्यूम खाली हाथ ही वापस क्यों आ गया। तभी वहाँ जिन सिताई आ जाता है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो वो आदमी जिन सिताई से ज्यादा लेवल पर नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस कारण हमें पता चलता है कि जिन सिताई इतना स्ट्रॉन्ग कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि उसके फादर ने 5 साल पहले उस पे एक एलेक्सर का यूज किया था, जिससे वो बिना ज्यादा मेहनत किए ही यहाँ तक आ गया। अब हमें पता चलता है कि सिताई ने ही उस आदमी को वहाँ पर बुलाया था। वो उसे बताता है कि जिंग सुइब के पास ही गोल्डन एलेक्सर और ड्रैगन पेंटिंग दोनों ही आ गई हैं और अब वो उस आदमी से उन्हें वापस लेने में हेल्प मांगता है। अब पहले तो वो आदमी मना कर रहा था, पर फिर गोल्डन एलेक्सर के लालच में वो हाँ कर देता है। अब इस सब के बाद हम देखते हैं कि फेंग हांग अब वापस आ चुका था। साथ ही सिहायो उसे हवा में ही देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। वैसे जब फेंग हांग डार्क फ्यूम में फंसा हुआ था तब उसने देखा था कि उसके पास जो ड्रैगन पेंटिंग है वो ग्लो कर रही है। अब इस कारण वो एक जगह पर बैठकर उस पेंटिंग को देखने लगता है। मगर अब उस पेंटिंग में एक बीस्ट आ गया था जो कि उस डार्क फ्यूम के कारण आया था। अब वो सोच रहा था कि ये पेंटिंग भले ही कुछ काम नहीं करती, पर इसने मेरी जान बचा ली। अब तभी वहाँ सियायो आ गई थी, पर किस्मत से उसने उस पेंटिंग को नहीं देखा था। मगर अब वो फेंग हांग को तंग करने लगती है, जिस पर फेंग हांग कहता है कि माना मैं थोड़ा वीक हूँ तो क्या तुम मुझे परेशान करोगी। अब ये सुनकर सियायो उससे कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो फेंग हांग उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इतना भी कमजोर नहीं कि मैं मेरी ही रक्षा न कर पाऊँ। तो इतना सुनते ही सियायो उस पर अटैक कर देती है। पर फेंग हांग उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी सियायो उस पर अटैक करते ही जा रही थी। इस कारण से फेंग हांग भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इस लड़ाई में सियायो का पगड़ा बहुत भारी था, जिसे देखकर ये पक्का हो चुका था कि वो ऑलरेडी 5th लेवल पार कर चुकी है। अब अंत में सियायो जीत जाती है और इसमें फेंग हांग को ये पता चल चुका था कि वो अभी कितने पानी में है। इसके बाद सियायो उसे बताती है कि तुम आउटर डिसाइपल से भी बहुत वीक हो। इस पर फेंग हांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो एग्जाम देने का मौका भी मिल गया, मुझे तो वो भी नहीं मिला। अब सियायो उसे समझाती है कि अगर तुम एग्जाम में एंटर भी कर लो तब भी तुम पास नहीं हो सकते। तो चलिए अब हम ये सब समझते हैं। देखिए, किसी भी बड़े डोजो में एंट्री लेने के लिए पहले से स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। वैसे ये हर डोजो में नहीं होता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डोजो है। इस कारण यहाँ एग्जाम देनी है, जिसे पास करने वाला आउटर डिसाइपल बनता है। उसके बाद इनर डिसाइपल स्टेज आती है और लास्ट में ऑथेंटिक डिसाइपल। वैसे तो इनके भी ग्रेड होते हैं, पर ये बहुत आगे की चीज है। सियायो फेंग हांग को बताती है कि जिंग सुई भी अभी ही ऑथेंटिक लेवल पर आई है और अब सीनियर ऑथेंटिक लेवल पर आने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा। सीनियर लेवल पर बहुत पावरफुल और बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो सीनियर मास्टर जिसके पास जिन सिताई गया था वो भी सीनियर लेवल पर है। साथ ही लोग कहते हैं कि वो अच्छे डिसाइपल्स को भी एक हाथ से हरा सकते हैं। तो अब ये सब जानकर फेंग हांग डिसाइड कर लेता है कि मुझे भी उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है और फिर रात होने पर वो फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। तो अब उसे अभी स्पीड बढ़ानी थी और अब उसका नेक्स्ट लेवल जो कि उसका 6th लेवल है वो फिजिकल हेल्थ होने वाला है। इसमें अब वो सबसे पहले पानी में ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, जिससे पानी की टेंसिटी की वजह से उसके मूव्स और फास्ट हो सके। साथ ही वो अलग अलग प्रकार की टेक्निक को प्रैक्टिस करता है और अंत में आखिरकार 6th लेवल पर पहुंच ही जाता है। इससे उसका फोकस बहुत ही बढ़ गया था। अब वहाँ जिंग सुई आती है, क्योंकि उन्होंने उसे ट्रेनिंग करते हुए देख लिया था। साथ ही उन्हें अब यह भी पता चल गया था कि फेंग हांग 6th लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए वो यहाँ उसे एग्जाम में एंट्री का पेपर देने आई थी। अब इस चीज से फेंग हांग तो बहुत ही ज्यादा खुश था और वो उस पेपर को ले लेता है
और उन्हें इस सब के लिए थैंक यू कहता है। पर अब धीरे धीरे उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ते जा रही थी, क्योंकि उसके पहले मास्टर मतलब कि बाय हाई चैन ने उससे कहा था कि तुम्हें मेरा बदला लेना है। अब अगला दिन वही दिन था जब वो एग्जाम होने वाला था। सभी लोग वहाँ 2 गार्ड्स को अपना पार्टिसिपेंट लेटर दिखा रहे थे। जब फैंग हांग की बारी आती है तब उसे भी अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि उसे जिंग सुई ने भेजा था। और अब किसी भी डिसाइपल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी बात पर आवाज उठा सके और कुछ भी कह सके, तो वो अंदर पहुंचता है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि फैंग हान ने उस एग्जाम को पास कर लिया था, साथ ही कुछ और डिसाइपल्स भी उस एग्जाम को पास कर चुके थे, लेकिन सिर्फ फैंग हांग ने ही लड़ाई के दौरान अपने लेवल को अपग्रेड किया था और ये चीज सबके नजर में भी आ चुकी थी। अब इसी को देखते हुए जिनसेताई सीनियर हुआ के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी वो मास्टर मौजूद थे जिन्होंने सबसे पहले वो बीस्ट को खत्म किया था। उनका नाम हमें सेन पता चलता है। इसके बाद अब जिनसेताई सीनियर हुआ से कहता है कि मुझे तो लगता है कि जिंगसुई ने वो गोल्डन एलेक्सर उस लड़के को दे दिया है, इसलिए तो वो फाइट के दौरान अपने लेवल को अपग्रेड कर पाया। लेकिन अब इस चीज का उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए अब सीनियर हुआ उसकी बात ना मानते हुए उसे जाने को कहते हैं। फिर अब इस सब के बाद वो मास्टर सेन को एक आर्मर एलेक्सर देते हैं, साथ ही उससे कहते हैं कि तुम्हें अब और मेहनत करनी है, तो अब वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम वापस से आते हैं उसी ग्राउंड में जहाँ पर वो ओल्ड मास्टर जिन लोगों ने एग्जाम पास कर लिया है उन्हें बता रहे थे कि अब उन्हें रहने के लिए अलग जगह दी जाएगी जहाँ पर वे अपनी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो अब एक आउटर डिसाइपल बनके फैंग हांग बहुत खुश हो रहा था और वो ये बात जिंगसुई को बताना चाहता था, लेकिन तभी जिंगसुई उसे उसके एक दोस्त से मिलाती है जो कि अब उसके साथ ही आउटर डिसाइपल की ट्रेनिंग करेगा। लेकिन फैंग हांग का ध्यान बिल्कुल भी उसकी बात पर नहीं था, वो तो सीधे जिंगसुई से मिलना चाहता था। तो अब वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर वो जब जिंगसुई के महल में पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ तो फैंग फैमिली की प्रिंसेस मतलब जिंगसुई की छोटी बहन ऑलरेडी जिंगसुई के पास बैठी हुई है। वैसे अगर उसे ये बात पता होती तो वो यहाँ अभी नहीं आता। तो अब वो प्रिंसेस फैंग हांग का बहुत मजाक उड़ाती है और उसे बार बार सर्वेंट कहकर बुलाती है। लेकिन फिर जिंगसुई प्रिंसेस से कहती है कि तुम एक सर्वेंट पर इतना ध्यान देकर अपना समय क्यों वेस्ट कर रही हो। लेकिन अब इस बात से फैंग हांग को सबसे ज्यादा दुख होता है। इसके बाद वो उससे वहाँ से जाने को कह देती है और फैंग हांग भी उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगता है। पर अब वो मन में सोचते हुए कहता है कि मैं तो बस यही बताने आया था कि मैं आउटर डिसाइपल बन गया हूँ, इस कारण मुझे अब ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं होऊंगा, तो आप अपना ख्याल रख लेना। लेकिन अब वो उदास होकर वहाँ से लौट जाता है। अब हम देखते हैं कि अब वो उस जगह पर पहुँच चुका था जहाँ पे वो रहने वाला था। वो देखता है कि वहाँ हर चीज बहुत अच्छे से जमी हुई है। उससे वो समझ जाता है कि जरूर सियाओ ने ही ये सब किया है। अब उसे वहाँ कुछ ही देर हुई थी कि इतने में वहाँ सियाओ आ जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से बातें करते हुए जाने लगते हैं। तो रास्ते में सियाओ फैंग हान से पूछने लगती है कि आखिर तुमने फाइट के बीच में अपना लेवल कैसे अपग्रेड किया, क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत वीक समझती थी। लेकिन तभी वो देखती है कि फाइट के दौरान फैंग हान को जो चोट आई थी वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। वो फैंग हान से पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, पर फैंग हांग तो ये जानता था कि ये सब गोल्डन एलेक्सर की वजह से हुआ है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता सकता था। अब उसके बाद हम देखते हैं सियाओ चलते चलते फैंग हान को एक जगह पर ले आई है। वो जगह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। फैंग हान पूछता है कि ये कौन सी जगह है, तो इस पर सियाओ उसे बताती है कि ये वह जगह है जहाँ पर सभी डिसाइपल्स खाना खाते हैं। इसके बाद वो फैंग हान का हाथ पकड़कर उस जगह की हर एक चीज दिखाती है और लास्ट में वो एक जगह आकर रुकते हैं जहाँ बेंच पर एक बोट टाइप की चीज बनी हुई थी, साथ ही उसमें पानी भरा हुआ था। वो चेयर पर बैठने के बाद सियाओ फैंग हान को बताती है कि अभी हमने जितनी भी चीज देखी वो आउटर डिसाइपल्स के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। वो बताती है कि जब हम इनर डिसाइपल्स की स्टेज पे आएंगे तो हमें कई तरह की टेक्निक यूज करने मिलेगी जो इतनी सीक्रेट है कि इनके ही पुराने आउटर डिसाइपल्स को भी इसकी कोई भनक नहीं होती। और तो और कहते हैं कि उन ट्रेनिंग से कोई भी अवतार रिल्म में जा सकता है। अब उसकी बात सुनकर फैंग हांग बहुत शौक हो जाता है। फिर अब इसके बदले में सियाओ ऐसे ही फैंग हांग की फैमिली के बारे में पूछती है, जिसे सुनते ही फैंग हांग उदास होकर कहता है कि मेरे फादर मेरी ही तरह फैंग फैमिली के सर्वेंट थे, पर अब वो नहीं रहे। इस पर सियाओ भी सैड हो जाती है और फैंग हांग से ऐसा सवाल पूछने के लिए माफी मांगती है।
फिर फेंग हांग कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो भी उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तो इस पर वो सैड होते हुए कहती है कि मेरी मदर तो जब मैं छोटी थी तभी नहीं रही, और उनके जाने के बाद फादर व्यापार में लग गए, और उन्हें तो अब याद भी नहीं होगा कि उनकी एक बेटी भी है। उन्होंने मुझे कभी बेटी नहीं माना, मैं उनके लिए बस एक प्रिंसेस थी। अब उसको इतना सैड देखकर फेंग हांग आगे जाता है और उससे कहता है कि मेरा अभी तक कोई दोस्त नहीं था, तुम मेरी पूरी लाइफ की पहली फ्रेंड हो, इसलिए कभी तुम खुद को अकेले मत समझना। पर अब उसकी बात सुनकर सियाओ बहुत शर्मा जाती है। फिर वो दूसरी बात स्टार्ट करते हैं। आती सियाओ उसे खाना ऑर्डर करने की ट्रिक बताती है। अब वो खाना खा रहे थे तभी जिंग आ जाता है। अब वो उस बात को बताता है जो वो आउटर डिसाइपल बनने के बाद बता रहा था, पर तब फेंग हांग को जिंग सुई के पास जाना था, इसलिए वो ये बात तब सुन नहीं पाया था। अब जिंग उसे और सियाओ को बताता है कि मैंने सुना है कि हम किसी फाइट पर जाने वाले हैं और अभी हमें ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत है, इसलिए मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमें अपने साथ रख लेगा। अब सियाओ तो साफ मना कर रही थी, पर फिर फेंग हांग को जिंग पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो हाँ कर देता है। इसके बाद जब वो उस लड़के से मिलते हैं तो वो लड़का तब खाना खा रहा था। फिर जब जिंग उससे कहता है कि वो उसके एक दोस्त को आपसे मिलाने लाया है, तो पहले वो लड़का उसे इग्नोर कर देता है। फिर उस लड़के का दोस्त उसे बताता है कि ये लड़का जिंग सुई का नौकर है। अभी सुनकर वो फेंग हांग का बहुत मजाक उड़ाने लगता है, साथ ही वो उसे बार बार सर्वेंट कहकर पुकार रहा था। अब इस कारण फेंग हांग में और उस लड़के में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब जैसा कि जिंग ने बताया था उसके मुताबिक वो लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग था। वैसे तो दोनों का लेवल यहाँ सेम 7th ही था, पर वो लड़का स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वो 7th लेवल के पीक पर है और हमारा हीरो अभी अभी ही 7th लेवल पर आया है। इस कारण अब वो उस लड़के से जीत नहीं पा रहा था। साथ ही अब लड़ाई के कारण उसे बहुत चोट भी आ चुकी थी। इसके बाद वो सियाओ के साथ वापस उसी जगह पर चले जाता है जिसे डोजो ने आउटर डिसाइपल्स के लिए दिया था। वहाँ सियाओ उसे लगी चोट पर दवाई लगाती है, पर हम देखते हैं कि फेंग हांग के मन में बहुत देर से यही बात चल रही है कि उसे भी और आगे बढ़ना है और हर उससे ताकतवर बनना है जो उसे सर्वेंट की नजर से देखता है। अब इसलिए वो सियाओ की मदद मांगता है क्योंकि उसे पता है कि सियाओ उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही सियाओ को ऐसी टेक्निक्स आती हैं जो फेंग हांग ने देखी भी नहीं क्योंकि वो दूसरे डोजो से थी। अब सियाओ साफ मना कर देती है क्योंकि वो फेंग हांग को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर फेंग हांग भी हार नहीं मानता और सियाओ को मना ही लेता है। अब इसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, पर पहले दिन तो फेंग हांग सियाओ को टच भी नहीं कर पा रहा था, मगर वो हार नहीं मानता। सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके प्रैक्टिस करते रहता है। साथ ही सियाओ भी उसका पूरा साथ देती है। अब आखिर कुछ दिन बाद उनकी मेहनत रंग लाती है और अब हमारा हीरो फेंग हांग 7th लेवल को पार कर 8वें लेवल पर कदम रख चुका है। यह 8वां लेवल सुपर पावर की तरह है। इसमें बॉडी अपने आप ही लगे चोटों को ठीक करने लगती है और इसके साथ साथ उस कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ असीमित रूप से बढ़ जाती है। तो अब इसके साथ फेंग हांग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब वो प्रैक्टिस करने के लिए सियाओ को थैंक्स बोलता है, लेकिन इसके साथ वो उससे ज्यादा ताकतवर भी हो चुका था। तो अब वो सियाओ से कहता है कि अभी तक तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था, लेकिन अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन एग्जामिनर वाले मास्टर सभी आउटर डिसाइपल्स को माउंटेन बैंडिट्स मतलब कि लुटेरों के बारे में बता रहे थे। साथ ही वो उन्हें कहते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद उन्हें बहुत संभल कर रहना होगा। फिर इसके बाद वो उन्हें 2 होलोग्राम देते हुए कहते हैं कि ये दोनों इविल साइड के बहुत पावरफुल मेंबर हैं। साथ ही इन दोनों के वहाँ पर मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि उन दोनों मेंबर्स में से किसी एक को भी मारने पर इनाम में इमॉर्टलिटी एलेक्सर मिलेगा। अब ये सुन वहाँ खड़े डिसाइपल्स बहुत शॉक हो जाते हैं। वैसे हम ये भी देखते हैं कि इस मिशन पर कुछ डिसाइपल्स नहीं जा रहे हैं, पर अब जो कोई भी उनमें से जा रहा है हम किसी न किसी को जानते ही हैं। एक बार हम उनको देख लेते हैं। तो एक तो हमारा हीरो फेंग हांग जा रहा है, उसके साथ सियाओ, जिंग जा रहा है। दूसरी तरफ वो लड़का जिसने फेंग हांग का मजाक उड़ाया था वो भी जा रहा है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर सेन भी थे और वो भी उनके साथ जाने वाले थे और वो उन सभी डिसाइपल्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग थे। वैसे मास्टर सेन के कुछ साथी डिसाइपल्स भी वहाँ जा रहे थे। ये बस मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब आगे मेनली हम इन्हीं सभी को देखेंगे। अब सभी डिसाइपल्स वहाँ से चले जाते हैं
और अब इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग हांग उस बदतमीज लड़के को रोकता है और कहता है कि क्यों ना हम उस फाइट को पूरा कर लें जो उस वक्त अधूरी रह गई थी। तो अब लड़ाई का रिजल्ट हमें तो पता ही था। तो इसके बाद अपने दोस्त को पिटते देख एक लड़का जो कि उस बदतमीज लड़के का दोस्त था, वो अपनी तलवार फेंग हांग की तरफ फेंकता है। वैसे तो तलवार मामूली नहीं थी, वो एक ब्लड रिफाइनिंग वेपन थी जो कि उसकी ही बात मानती है क्योंकि उसने अपने ब्लड से कनेक्ट किया है। वैसे किसी भी ब्लड रिफाइनिंग वेपन या फिर ब्लड रिफाइनिंग ट्रेजर को अनरिफाइन करना बहुत मुश्किल है। साथ ही कईयों को तो ये भी नहीं पता कि उसे अनरिफाइन कैसे करते हैं। तो अब वो तलवार सीधे फेंग हांग के चेस्ट और पेट के बीच में लगती है जहां वो ड्रैगन पेंटिंग रखी हुई थी। तो डार्क फ्यूम की तरह इस बार भी वो ड्रैगन पेंटिंग तलवार को एब्जॉर्ब कर लेती है और फेंग हांग देखता है कि उसे तो चोट लगी ही नहीं, पर वो समझ गया था कि ये ड्रैगन पेंटिंग नहीं किया है। अब वो लड़का जिसकी ये तलवार थी वो बहुत चिंता में आ चुका था। साथ ही वो बार बार फेंग हांग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी तलवार मुझे वापस दे दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। दरअसल वो स्वॉर्ड उसके लिए बहुत जरूरी थी। तो अब फेंग हांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि वो सच भी नहीं बता सकता, पर वो लड़का बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। साथ ही उस लड़के के साथ एक लड़की भी थी जो कि उस लड़के की सीनियर थी। उसे वो लड़का सीनियर मो कह के पुकार रहा था। तो अब वो भी फेंग हांग से यही कहती है कि इसे माफ कर दो और वो तलवार इसे वापस दे दो, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब फेंग हांग के लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो वो थोड़ा सोचकर जवाब देता है कि मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपनी सीनियर जिंग सुई से पूछना होगा, उसके बाद मैं आपको आपकी तलवार वापस कर दूंगा। अब बात मानकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फेंग हांग क्रेन के साथ कहीं जा रहा था। तो वो सीआईओ को बताता है कि वो अभी क्रेन पर बैठने में और बैलेंस बनाने में नया है, इसलिए वो थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों यानी कि फेंग हांग और वो क्रेन उस जगह से थोड़े दूर आ जाते हैं, तो फेंग हांग क्रेन को उस लड़के के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपने लेवल अपग्रेड किया और उस लड़के को हराया। तो बातों ही बातों में क्रेन उसे एक टेक्निक के बारे में बताती है। वो टेक्निक का नाम मेटासाइकी का था। वो बताती है कि ये कमाल की टेक्निक है, इसे हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमारी मैडम जिंग सुई ने हमें बताई है। इस टेक्निक के जरिए कल्टीवेटर अवतार रेल में पहुंच सकता है। तो ये जानकर फेंग हांग को भी एक्साइटमेंट होने लगती है और वो उसे ये सिखाने को कहता है। अब क्रेन उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इसलिए वो हाँ कर देती है, लेकिन बस यही रिक्वेस्ट करती है कि ये बात किसी को बताना नहीं। तो जब फेंग हांग इस टेक्निक को परफेक्टली ट्राई कर लेता है तो वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। साथ ही सामने उसे एक लाइट दिख रही थी जो कि कुछ और नहीं बल्कि अवतार रिल्म का गेट था। अब हमारा हीरो फेंग हांग उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, लेकिन वो एक दो कदम से ज्यादा नहीं जा पा रहा था। दरअसल ये उसकी ताकत थी क्योंकि वो कदम तभी आगे बढ़ा सकता था जब वो उसके काबिल हो। अब फिर वो नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है और एक गुफा जैसी जगह पर क्रेन को रुकने को कहता है। अब वहाँ रुककर वो क्रेन से कह देता है कि तुम यहाँ नजर रखो कि कोई आ तो नहीं रहा, और इसके बाद वो उस ड्रैगन पेंटिंग को देखना चालू करता है। साथ ही उसके मन में ये आता है कि क्यों ना उस पर अपनी एक ब्लड की बूंद डाली जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इससे वो पेंटिंग उसके ब्लड के साथ रिफाइंड होकर कनेक्ट हो सके। अब ना जाने कैसे उसका तुक्का बिल्कुल निशाने पर लगता है और सच में वो ड्रैगन पेंटिंग उसके ब्लड के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जिन सिताई को देखते हैं जो कि अभी उस तलवार वाले लड़के को भगाने में बिजी था, क्योंकि वो उसे बार बार हेल्प मांगकर परेशान कर रहा था। अब उस लड़के के जाने के बाद वहाँ पर इविल सेक्ट का एक आदमी आता है जिसका होलोग्राम हमने डोजो में देखा था। अब जिन सिताई उसे कहती है कि अभी सब माउंटेन बैडरिड से लड़ने जाएंगे। साथ ही मुझे खबर मिली है कि जिंग सुई भी उसके पीछे जाने वाली है, यह देखने की वहाँ कोई बड़ा खतरा तो नहीं। अब जिन सिताई उससे कहते हैं कि यही सही मौका है मेरे लिए, और ये तो तुम जानते हो कि तुम उसे हरा दोगे। अब इस बात पर वो आदमी मान जाता है और फिर हम वापस से फेंग हांग के पास आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि फेंग हांग अचानक उस ड्रैगन पेंटिंग के अंदर आ चुका था। अब उसे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिर वो वहाँ उसी तलवार को देखता है जो उस लड़के के पास थी। लेकिन फिर जब फेंग हांग उसे यूज करने की कोशिश करता है तो वो उसे इजीली कंट्रोल कर पा रहा था। यहाँ हमें बड़ी चीज पता चलती है कि वो ड्रैगन पेंटिंग किसी भी रिफाइंड वेपन को अनरिफाइंड कर सकती है। अब फेंग हांग जैसे ही बाहर आता है तो उसे याद आता है कि कल उसे सबके साथ जाना है,
इसलिए क्यों ना वो एक बार जिंग सुई से मिल ले। तो अब वो सीधा ही जिंग सुई के पास जाता है, लेकिन जब वो जिंग सुई के सामने पहुंचता है तो तभी उसे वहां अचानक से चक्कर आ जाता है, साथ ही वो वहां बेहोश हो जाता है। अब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो ना जाने किस जगह पर है, साथ ही उसका सिर घूम रहा था और उसे उसी के पास के सीन दिख रहे थे। अब आँख खोलने पर वह देखता है कि 2 सांप उसकी तरफ अटैक कर रहे हैं, लेकिन वह समझ जाता है कि शायद कोई उसकी परीक्षा लेना चाहता है। लेकिन तभी वो टेक्निक जो उसे क्रेन ने सिखाई थी वो उस टेक्निक का यूज करता है। अब उसकी वजह से सब कुछ उसे स्लो मोशन में दिखने लगता है, साथ ही उसका कंसंट्रेशन भी बहुत बढ़ जाता है। अब इसी से वो उस स्नेक को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। साथ ही जिंग सुई भी समझ चुकी थी कि फेंग हांग मेटासाइकिक टेक्निक का यूज कर रहा है। अब फेंग हांग होश में आकर देखता है कि जिंग सुई ही थी जो उसकी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि अब वो लुटेरों से लड़ने जा रहा था तो इसलिए उसे ज्यादा पावरफुल बनना होगा। अब जिंग सुई उसे कुछ भी बोले उससे पहले ही वो खुद बताने लगता है कि ये टेक्निक उसने कहाँ से सीखी। लेकिन जिंग सुई उसे कहती है कि हर किसी के कुछ न कुछ सीक्रेट होते हैं, इसलिए तुम्हें हर कोई बात मुझे या किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं। अब फेंग हांग उन्हें ये तो बता ही देता है कि वो अब 8वें लेवल पर पहुंच चुका है। अब जिंग सुई जब वहां से जाने लगती है वो फेंग हांग से ये कहकर जाती है कि तुम अपना ख्याल रखना। और अब कहीं ना कहीं फेंग हांग को ये बात बहुत अच्छी लगती है, पर अब उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो जोर से तो नहीं लेकिन धीरे से ही कह देता है कि आप भी अपना ख्याल रखना। अब अगले सीन में वो क्रेन्स पर बैठकर निकल चुके थे और उन्हें चलते चलते रात हो जाती है। अब वो एक जगह रुक जाते हैं जहाँ पर वो अपना टेंट लगाते हैं। आते वो अपना खाना पकाना चालू करते हैं और उन्होंने क्रेन्स को भी वहीं पर छोड़ दिया था। अब खाना पकाते वक्त फेंग हांग टाइम वेस्ट ना करते हुए मेटासाइकिक ट्रेनिंग का यूज करता है और अपने माइंड में प्रैक्टिस करना चालू करता है। उसके पास सियायो भी कल्टीवेशन कर रही थी, लेकिन जिंग मस्त आराम से सो रहा था। अब वहाँ मास्टर सेन अपने डिसाइपल्स के साथ उनके पास आते हैं और उन्हें देखकर फेंग हांग और सियायो खड़े हो जाते हैं। साथ ही सियायो जिंग को भी उठाने की कोशिश करती है, पर जिंग जागते हुए भी उसकी बात पर ध्यान ना देने की एक्टिंग करता है। अब मास्टर सेन उनके पास आकर फेंग हांग से कहते हैं कि तुम मेरे डिसाइपल को माफ करके उसकी तलवार वापस कर दो। लेकिन अब फेंग हांग नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अभी सिर्फ उसने तलवार को यूज ही किया है, अभी वो उसे समन करने का तरीका नहीं जानता था। अब इस कारण वहाँ माहौल थोड़ा गर्म होने लगता है, साथ ही शायद वहाँ लड़ाई भी चालू हो जाती। लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बहुत से घोड़ों की थी जो कि वहाँ उसी तरफ आ रहे थे। ये घोड़े उन्हीं लुटेरों के थे जिनके लिए ये सब यहाँ आए थे। तो अब वो सभी डिसाइपल्स इकट्ठा होते हैं, साथ ही अब वो अपनी क्रेन को एक सेफ जगह पर भेज देते हैं। लेकिन जाने से पहले सिर्फ हमारी मतलब हीरो की क्रेन उससे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी और जब तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाए तब अपने बीस्ट टोकन से मुझे बुला लेना, मैं सिग्नल का वेट करूंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सामने से सभी लुटेरे अपनी पूरी स्पीड से आ रहे हैं। साथ ही सही दूरी पर आने के बाद वो सभी एक साथ तीर छोड़ना चालू कर देते हैं। अब वो सभी तीर फेंग हांग और बाकी सब की तरफ आ रहे थे। अब ये देखकर मास्टर सेन हवा में आकर उनके लिए एक बैरियर बना देते हैं। उस बैरियर के कारण उन्हें कोई भी तीर नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी सबके लिए ये बैरियर कोई काम का नहीं था, इसलिए अब वो अपनी तलवार से ही उन्हें रोकने लगते हैं। वैसे सब अलग अलग ही अपनी तरफ आती तीरों को रोक रहे थे, जबकि सियायो और फेंग हांग दोनों मिलकर तीरों को रोक रहे थे। दूसरी तरफ ज्यादा तीरों के चलते जिन सिताई को भी एक तीर लग जाता है। अब तीरों के खत्म होते ही वो लुटेरे उन सभी के पास आ चुके थे, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मास्टर सेन के पास भी एक तलवार थी जो कि उनके ब्लड से रिफाइंड थी। अब उस तलवार को वो जिस तरह चलाना चाहते उस तरह कंट्रोल कर सकते थे। इस तरह वो बहुत आसानी से उन लुटेरों को मारने जा रहे थे। साथ ही बाकी डिसाइपल्स भी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक एक लुटेरे को मार रहे थे, पर उन लुटेरों की संख्या हजारों में थी, इसलिए वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर वो लड़की जिसका नाम मो था वो उन्हीं 2 अर्थ बीस्ट को समन कर लेती है जिनसे सभी ने एग्जाम देते वक्त फाइट की थी। अब वो बीस्ट भी सभी लुटेरों को बहुत इजीली मारते जा रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का जिसे तीर लगा था वो सही से चल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि पहले ही उसे तीर लग गया था, और अब एक के बाद एक लुटेरे उस पर हमला करते जा रहे थे। अब आंख में धूल झोंक कर वो लड़का उस लड़ाई से ही बहुत दूर भाग जाता है। साथ उस लुटेरे को मोह खत्म कर देती है, पर अब वो देखती है कि उसके बीस्ट अब थोड़े प्रॉब्लम में आ रहे हैं। साथ ही उन्हें घेर के खत्म करने में भी कामयाब हो चुके थे। इसके बाद सीन फिर से हमारे हीरो पर आता है। वो अभी थोड़ा लड़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इस कारण एक लुटेरा घोड़े पर आकर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन फिर हर बार की तरह इस बार भी सियायो ही आकर उसे बचाती है।
लेकिन अब और भी लुटेरे वहाँ आते जा रहे थे और ये देख मास्टर सेन लग जाते हैं पूरी स्पीड के साथ सभी को मारने में। अब बहुत देर हम उन्हीं के अटैक्स को देखते हैं। वैसे इसके बाद वो अपने की नहीं बल्कि दूसरों के तरफ आते हुए लुटेरों को मारते हुए दिखते हैं। अब जब वो फेंग हांग के पास दो लुटेरों पर अपनी तलवार चलाते हैं तो ना जाने क्यों फेंग हांग को ऐसा क्यों लगता है कि ये शायद मास्टर सेन ने उसके ही तरफ अटैक करने भेजी थी। लेकिन फिर वो खुद को मन ही मन समझाता है कि ये नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहे होंगे। और असलियत में तो वो सही ही सोच रहा था। मास्टर सेन अपनी तलवार को वापस निकालते हैं और सीधे ही फेंग हांग के ऊपर चला देते हैं। अब फेंग हांग भी अपनी मामूली तलवार आगे लाता है पर वो टूट जाती है। अब तभी वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं जिनसे लड़ना फेंग हांग के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके पास अब कोई वेपन नहीं था। पर इसके बाद मास्टर सेन उस पर फिर एक बार अटैक करते हैं। अब वो अटैक को रोक रहा था और शायद इस बार भी वो तलवार टूट जाती, लेकिन तभी दूर कहीं से एक पिंक ओर के साथ एक तलवार आती है और वो सीधे ही मास्टर सेन की तरफ अटैक कर देती है। मास्टर सेन भी उससे बचने की और उससे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वो सीनियर मो उस तलवार को देखकर समझ गई थी कि ये तो पिंक प्रिंस की तलवार है। अब कुछ ही देर में वहाँ पिंक प्रिंस की एंट्री होती है। अब इसके आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा।